कभी अपने शहर के उस आधे अधूरे फ्लाईओवर के बारे में सोचिए, या वो मेट्रो स्टेशन जो मतलब सालों से बनी रहा है, या फिर वो सड़क जो बनने के कुछ महीने बाद ही गड्ढों से भर जाती है। ये सिर्फ हमारी और आपकी परेशानी नहीं है, ये देश के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक नासूर है। हमारे पास जो स्रोत हैं इस नए कानून के ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट्स, वो एक चौंकाने वाला आंकड़ा बताते हैं। भारत को हर साल भ्रष्टाचार, प्रोजेक्ट में देरी और खराब मैनेजमेंट की वजह से लगभग 4 से 5 लाख करोड़ रुपए का सीधा नुकसान होता है। ये बहुत बड़ी रकम है। तो आज हम एक ऐसे प्रस्तावित कानून की गहराई में उतरने वाले हैं जो इस समस्या को जड़ से खत्म करने का एक बहुत बड़ा दावा करता है। इसका नाम है राष्ट्रीय परियोजना सत्यनिष्ठा और वसूली प्राधिकरण अधिनियम 2025। संक्षेप में कहें तो NPIRA, और ये दिसंबर 2025 में संसद के सामने रखा जाना है। बात यह है कि ये बस कोई नया डिपार्टमेंट बनाने की बात नहीं है। ये एक ऐसा सिस्टम बनाने का वादा है जो हर सरकारी प्रोजेक्ट के समय पर और बिना भ्रष्टाचार के पूरा होने की गारंटी दे। सवाल यह है कि क्या टेक्नोलॉजी और सख्त कानून मिलकर भारत की इस सबसे पुरानी समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं? और यही सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ संदर्भ समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक और एंटी करप्शन एजेंसी बनाने के बारे में नहीं है। हमारे पास पहले से ही CVC और CAG जैसी संस्थाएं हैं जो ज्यादातर घोटाला होने के बाद जांच करती हैं। इस कानून का मूल विचार ही अलग है। इसका मकसद है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके समस्या को होने से पहले ही पकड़ लेना और ये पक्का करना कि देश का विकास कार्य कभी न रुके। इस पूरे बिल की नींव एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली सिद्धांत पर रखी गई है। काम हमेशा जारी रहना चाहिए। वर्क मस्ट कंटिन्यू ऑलवेज। प्रोजेक्ट किसी भी कीमत पर रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। ये NPIRA आखिर है क्या? सुनने में तो ये किसी सुपर एजेंसी जैसा लग रहा है। सार्वजनिक परियोजना के पूरा होने की गारंटी। और जब हम सार्वजनिक परियोजना कहते हैं तो इसका दायरा बहुत बड़ा है। 10 करोड़ रुपए से ऊपर का कोई भी प्रोजेक्ट। कोई भी मतलब सड़क, रेलवे, सब कुछ? हाँ, सब कुछ, चाहे वो सरकार बनाए या किसी प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर, मतलब PPP मॉडल में। सड़कें, रेलवे, अस्पताल, स्कूल, पावर प्लांट, लगभग हर बड़ा सरकारी काम इसके दायरे में आएगा। लेकिन पूरी तरह से स्वतंत्र का क्या मतलब है? हमने पहले भी ऐसी संस्थाएं देखी हैं जिन पर राजनीतिक दबाव के आरोप लगते रहे। यही इस कानून का सबसे अहम पहलू है। धारा 6 में साफ लिखा है कि ये संस्था किसी भी मंत्रालय के नीचे काम नहीं करेगी, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री कार्यालय के भी नहीं। इसका अपना बजट होगा जिसे संसद सीधे मंजूर करेगी। इसके अधिकारियों पर कोई आसानी से हाथ नहीं डाल सकेगा। उन्हें लगभग वैसी ही सुरक्षा मिलेगी जैसी जजों को मिलती है। और सबसे बड़ी बात, इसकी सिलेक्शन कमेटी, इसमें प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष के नेता शामिल होंगे। तो ये बनावट ही इसे रोजमर्रा के राजनीतिक प्रभाव से दूर रखने के लिए डिजाइन की गई है। ठीक है, तो इसकी बनावट तो एक मजबूत और आज़ाद संस्था की है। लेकिन असली सवाल यह है कि यह ज़मीन पर काम कैसे करेगी। यहीं पे शायद टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा रोल आता है ना? सुनने में आया है कि इसमें कुछ बहुत ही भविष्य की तकनीक इस्तेमाल करने की बात है। बिल्कुल, यहीं पर यह बिल पारंपरिक तरीकों से 100 कदम आगे निकल जाता है। ये सिर्फ इंसानों पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि एक 24/7 टेक सिस्टम पर काम करेगा। सोचिए, एक नेशनल प्रोजेक्ट डैशबोर्ड होगा जो आम जनता के लिए भी खुला होगा। इसके पीछे एक पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI होगा जो हर लेन देन, हर फैसले पर नजर रखेगा और भ्रष्टाचार के पैटर्न को उसे पकड़ेगा। हर पेमेंट एक ब्लॉकचेन रजिस्ट्री के जरिए होगी। एक मिनट, ब्लॉकचेन, ये तो क्रिप्टो करेंसी वाली टेक्नोलॉजी है। इसका यहाँ क्या काम? बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ इसका काम है एक ऐसा डिजिटल बही खाता बनाना जिसे कोई बदल नहीं सकता, कोई हैक नहीं कर सकता। एक बार पैसा कहाँ से कहाँ गया ये दर्ज हो गया तो हमेशा के लिए दर्ज हो गया। कोई उसे डिलीट या एडिट नहीं कर सकता। इसके अलावा प्रोजेक्ट साइट्स पर सैटेलाइट, ड्रोन और IoT सेंसर से 24/7 निगरानी होगी। IoT सेंसर मतलब वो स्मार्ट सेंसर जो इंटरनेट से जुड़े होते हैं? एकदम सही। मान लीजिए एक पुल बन रहा है, उसके कंक्रीट में ऐसे स्मार्ट सेंसर लगे होंगे जो पल पल की जानकारी सीधे कंट्रोल रूम को भेजते रहेंगे।
कि सीमेंट सही क्वालिटी का है या नहीं, नमी ठीक है या नहीं। अगर कोई ठेकेदार रात के अंधेरे में घटिया माल इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा तो सिस्टम में तुरंत एक रेड अलर्ट आ जाएगा। ये पारंपरिक ऑडिट से बिल्कुल अलग है, जहां घोटालों का पता सालों बाद चलता है। यहाँ गड़बड़ी होते ही अलार्म बजेगा। तो ये एक तरह से देश में चल रहे हैं हर प्रोजेक्ट का एक लाइव क्रिकेट स्कोर कार्ड जैसा है, जो कोई भी देख सकता है। और इसी से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा, इंटेग्रिटी स्कोर। ये क्या चीज है? ये एक और आप कह सकते हैं क्रांतिकारी विचार है। इसे ऐसे समझिए जैसे उबर में ड्राइवर की रेटिंग होती है। जिस ड्राइवर की रेटिंग अच्छी होती है उसे ज्यादा राइड्स मिलती हैं। राइट। यहाँ भी वैसा ही होगा। ये एआई सिस्टम हर ठेकेदार और हर सरकारी अधिकारी के लिए एक ईमानदारी का क्रेडिट स्कोर तैयार करेगा। ये स्कोर उनके पिछले काम, समय पर डिलीवरी का रिकॉर्ड और काम की क्वालिटी के आधार पर तय होगा। जिसका इंटेग्रिटी स्कोर अच्छा होगा उसे भविष्य में सरकारी ठेके मिलने की संभावना ज्यादा होगी। ये ईमानदार लोगों के लिए इनाम और बेईमानों के लिए सजा का एक ऑटोमेटिक सिस्टम बन जाएगा। वाह, ये तो सच में दिलचस्प है। तो मान लीजिए कि एआई एक खतरे की घंटी बजाता है। कोई ठेकेदार घटिया माल इस्तेमाल कर रहा है या प्रोजेक्ट में बहुत देरी हो रही है, तब क्या होता है? क्या उसे नोटिस भेजा जाता है, फिर कोर्ट कचहरी होती है? नहीं, यहीं पर एनपीआईआर की असली ताकत सामने आती है। ये भुगतान रोक सकता है, ठेकेदार को तुरंत ब्लैकलिस्ट कर सकता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी और शायद सबसे विवादित शक्ति है इमरजेंसी टेकओवर प्रोटोकॉल। एक मिनट, इमरजेंसी टेकओवर मतलब सरकार रातों रात आकर पूरा प्रोजेक्ट अपने कब्जे में ले लेगी? ये तो किसी फिल्म के सीन जैसा लग रहा है। बिल्कुल, और ये बहुत तेजी से होगा। इसके लिए साफ नियम है। अगर कोई ठेकेदार बिना बताए 7 दिन से ज्यादा काम बंद कर दे, अगर जांच में पाया जाए कि काम की क्वालिटी 10% से ज्यादा खराब है, या अगर प्रोजेक्ट 30 दिन से ज्यादा लेट हो जाए, तो एनपीआईआरआई को एक्शन लेने का अधिकार मिल जाएगा। और ये एक्शन कितना तेज होगा? यही इस कानून का सबसे दमदार हिस्सा है। ड्राफ्ट के मुताबिक एनपीआईआरआई एक इमरजेंसी टेकओवर नोटिस जारी करेगा और स्थानीय पुलिस की मदद से सिर्फ 24 घंटे के भीतर प्रोजेक्ट साइट पर कब्जा कर लेगा और अगले 48 घंटे के भीतर एक नए ठेकेदार को काम पर लगा दिया जाएगा। 48 घंटे? ये कैसे मुमकिन है? नया टेंडर निकालने में तो महीनों लग जाते हैं। एनपीआईआरआई पहले से ही देश के अच्छे और भरोसेमंद ठेकेदारों का एक रेडी कॉन्ट्रैक्टर पूल बनाकर रखेगी। ये वो ठेकेदार होंगे जिनका इंटेग्रिटी स्कोर बहुत अच्छा होगा। जैसे ही किसी प्रोजेक्ट को टेक ओवर किया जाता है, इस पूल में से किसी एक को तुरंत वो काम सौंप दिया जाएगा। पुराने ठेकेदार की सारी मशीनरी और सामान भी जब्त कर लिया जाएगा ताकि नया ठेकेदार मतलब फटाफट काम शुरू कर सके। मकसद वही है, प्रोजेक्ट एक दिन भी नहीं रुकना चाहिए। ये सुनने में तो बहुत असरदार लगता है, लेकिन क्या इसका गलत इस्तेमाल नहीं हो सकता? मान लीजिए किसी ईमानदार ठेकेदार और अधिकारी के बीच कोई मामूली अनबन हो जाए, तो क्या इस ताकत का डर दिखाकर उसे ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता? ये एक जायज चिंता है। इसीलिए टेकओवर के आधार को बहुत वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव रखा गया है। ये किसी अधिकारी की पसंद नापसंद पर निर्भर नहीं करेगा, बल्कि डेटा पर आधारित होगा। क्वालिटी 10% से गिरी या नहीं, ये IoT सेंसर और लैब टेस्ट बताएंगे। प्रोजेक्ट 30 दिन लेट हुआ या नहीं, ये डैशबोर्ड पर साफ दिखेगा। कोशिश यही है कि इंसानी दखलंदाजी को कम से कम किया जाए ताकि पक्षपात की गुंजाइश न रहे। ठीक है, तो ये तो हुई प्रोजेक्ट को बचाने की बात। प्रोजेक्ट नहीं रुका, देश का नुकसान बच गया। लेकिन जो पैसा पहले ही चोरी हो चुका है, उसका क्या? और उन दोषियों का क्या होगा? उसके लिए इस कानून में वसूली और सजा का एक बहुत ही सख्त अध्याय है। जैसे ही भ्रष्टाचार का कोई ठोस सबूत मिलता है, एनपीआईआरआई आरोपियों के बैंक खाते तुरंत फ्रीज कर सकता है और उनकी संपत्तियों को अटैच कर सकता है। दिलचस्प बात यह है कि ये एआई का इस्तेमाल करके बेनामी संपत्तियों का भी पता लगाएगा। सिस्टम ये देखेगा कि किसी अधिकारी की घोषित आय और उसकी असर जीवन शैली में कितना अंतर है। अगर कोई अधिकारी 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है, लेकिन उसके बच्चे विदेशों के महंगे स्कूलों में पढ़ रहे हैं और वो महंगी गाड़ियों में घूम रहा है, तो एआई इसे एक रेड फ्लैग की तरह पकड़ेगा। और जुर्माना? जुर्माना बहुत भारी है। भ्रष्टाचार से हुए नुकसान की राशि का 500% तक। यानी अगर 1 करोड़ का घपला किया है तो 5 करोड़ तक वसूले जा सकते हैं। सोच ये है कि भ्रष्टाचार को आर्थिक रूप से इतना घाटे का सौदा बना दो कि कोई हिम्मत ही ना करे। और जेल की सजा?
शुरुआत में कुछ बहुत ही अजीब और कठोर दंडों का जिक्र है जो शायद लोगों को हमेशा याद रहेंगे। हाँ, और ये सजाएं ही इस कानून को लेकर सबसे ज्यादा बहस पैदा कर सकती हैं। अधिकारियों के लिए अगर भ्रष्टाचार 10 करोड़ से ज्यादा का है तो सजा सीधे सीधे आजीवन कारावास है। लेकिन इससे भी आगे जाकर उनके परिवार के सदस्यों पर, बच्चों और पोते पोतियों तक 68 साल तक किसी भी तरह की सरकारी नौकरी करने पर रोक लग जाएगी। 68 साल, ये तो बहुत ही ज्यादा है। इसके पीछे क्या सोच हो सकती है? ये सिर्फ एक सजा नहीं है, ये एक सामाजिक संदेश देने की कोशिश है। इसका मकसद उस सोच को तोड़ना है जहां सरकारी नौकरी का इस्तेमाल पीढ़ियों तक अवैध तरीकों से फायदा उठाने और अपना नेटवर्क बनाने के लिए किया जाता है। ये कहता है कि अगर आप देश को लूटेंगे तो उसकी कीमत आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी चुकानी पड़ेगी। इसी तरह रिश्वत देने वाले ठेकेदारों पर आजीवन प्रतिबंध लगेगा और उन्हें भी रिश्वत लेने वाले अधिकारी के बराबर ही सजा मिलेगी। ये तो सब सजा की बात हुई, यानी डंडे का डर। क्या सिस्टम में कोई प्रोत्साहन भी है, कोई गाजर? है। अगर आपकी दी हुई जानकारी से भ्रष्टाचार साबित होता है और पैसे की वसूली होती है तो आपको वसूली गई रकम का 10 से 20% हिस्सा इनाम में मिलेगा, जिसकी ऊपरी सीमा 1 करोड़ रुपए है। साथ ही आपको और आपके परिवार को जीवन भर सुरक्षा की गारंटी भी दी जाएगी। यह सिस्टम के भीतर के ईमानदार लोगों को आवाज उठाने के लिए एक बहुत मजबूत प्रोत्साहन है। तो इन सब का आम जनता के लिए क्या मतलब है? क्या एक आम नागरिक भी इस पूरी प्रक्रिया में कोई सीधी भूमिका निभा सकता है? हाँ, और ये इस बिल का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। ये निगरानी की ताकत सिर्फ एक एजेंसी के हाथ में नहीं रखता, बल्कि इसे जनता को भी देता है। इसका सबसे बड़ा टूल है नेशनल प्रोजेक्ट डैशबोर्ड। कोई भी नागरिक अपने मोबाइल पर अपने मोहल्ले में बन रही सड़क से लेकर देश में बन रहे सबसे बड़े हाईवे तक किसी भी प्रोजेक्ट की रियल टाइम प्रगति देख सकेगा। कितना पैसा खर्च हुआ, काम की क्वालिटी कैसी है, कौन अधिकारी इंचार्ज है, सब कुछ। और अगर किसी को कोई शिकायत दर्ज करनी हो, जैसे मुझे दिख रहा है कि मेरे घर के पास बन रही सड़क में खराब मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, इसके लिए भी बहुत आसान रास्ते दिए गए हैं। एक ऑनलाइन पोर्टल होगा, एक मोबाइल ऐप और एक टोल फ्री हॉटलाइन 1800 NPIRA। आप फोटो खींचकर या वीडियो बनाकर सीधे ऐप पर अपलोड कर सकते हैं। हर शिकायत को एक यूनिक आईडी मिलेगी और उसे सार्वजनिक रूप से ट्रैक किया जा सकेगा। NPIRA को 30 दिनों के भीतर ये बताना होगा कि आपकी शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई। ये तो राष्ट्रीय और शहरी स्तर की बात हुई। क्या इसे और भी जमीनी स्तर पर ले जाने की कोई योजना है? हाँ, और ये इसे और भी मजबूत बनाता है। ग्राम सभाओं और शहरों में वार्ड समितियों को यह अधिकार दिया जाएगा कि वे अपने इलाके में चल रहे प्रोजेक्ट्स का हर महीने निरीक्षण करें और अगर कोई गड़बड़ी दिखे तो उसकी रिपोर्ट सीधे NPIRA को भेजें। ये एक तरह से निगरानी को विकेंद्रीकृत करने की कोशिश है, जिससे स्थानीय लोगों की भागीदारी और जवाबदेही दोनों बढ़ेगी। ठीक है, तो अगर हम अब तक की चर्चा का सार निकालें तो ये एक ऐसे सिस्टम का खाका है जिसमें AI और ड्रोन से 24-47 तकनीकी निगरानी है, जो फेल हो रहे प्रोजेक्ट्स को सिर्फ 48 घंटों में अपने हाथ में लेने की ताकत रखता है, और जिसमें भ्रष्टाचार के लिए आजीवन कारावास से लेकर परिवार पर 68 साल के बैन जैसे कठोर दंड हैं। ये वाकई बहुत महत्वाकांक्षी लगता है। बिल्कुल, और सबसे बड़ा बदलाव जो ये लाने का दावा करता है वो है सोच में बदलाव। ये सिस्टम गुनाह होने के बाद मुजरिम का पीछा करने के बजाय गुनाह को होने से ही रोकने पर केंद्रित है और प्रोजेक्ट के पूरा होने की गारंटी देने पर। बिल के वित्तीय दस्तावेज में एक बहुत दिलचस्प अनुमान दिया गया है। इसके मुताबिक इस पूरे सिस्टम को बनाने और 5 साल तक चलाने का खर्च लगभग 3070 करोड़ रुपए आएगा, लेकिन इसके जरिए 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली और बचत होने की उम्मीद है, यानी लागत पर 16-63 गुना का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये बिल ईमानदारी को लागू करने के लिए एक बहुत शक्तिशाली तकनीक संचालित सिस्टम की रूपरेखा तैयार करता है। इसका डिजाइन बेहद विस्तृत और कई मानों में क्रांतिकारी लगता है, लेकिन ये सोचने के लिए एक सवाल खड़ा करता है। इतनी शक्तिशाली और स्वतंत्र संस्था जिसके पास निगरानी की अपार क्षमताएं हैं, एक बहुत बड़ी समस्या को हल करने के लिए बनाई गई है। पर अगर ये अपने मुख्य मिशन में सफल हो भी जाती है तो इस तरह की व्यवस्था जहां हर चीज पर नजर रखी जा रही है, व्यक्तिगत गोपनीयता और शक्ति के संतुलन को लेकर कौन सी नई चुनौतियां या सवाल खड़े कर सकती हैं?